सुधा और उसके ससुराल वाले एक छोटे से गांव में रहते थे। सुधा एक मेहनती औरत थी और सुधा पूरे घर को अच्छे से संभालती थी। और एक दिन सुबह सुधा, सुधा जल्दी आओ। अरे जल्दी मुझे चाय दे दो, मुझे काम पर जाना है। अशोक जी, बस 1 मिनट, अभी लाती हूँ। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। सुधा, वो काम चोर उठा कि नहीं, या अभी भी बेशर्मों की तरह सो रहा है? वो अभी सो रहा है, सोने दो। अभी समय ही क्या हुआ है, 7 ही तो बजे हैं। उठ जाएगा खुद अभी थोड़ी देर में। तुम उसका पक्ष मत लिया करो, इतना बड़ा हो गया है, इतनी भी काम चोरी अच्छी नहीं होती है। अशोक जी, अभी उसकी उम्र ही खेलने कूदने की है, सोने दो बेचारे को। सुधा, तुम्हारे इसी प्यार के कारण वो बिगड़ चुका है। इतना तो माँ ने उसे सर पे नहीं बिठाया जितना तुम बिठा के रखती हो। अरे वो बच्चा है अभी, जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी वो खुद समझदार हो जाएगा। सुशील मेरे बच्चे की तरह है, अगर उसे प्यार से नहीं रखूंगी तो किसे रखूंगी। ठीक है, अब से मैं तुम भाभी देवर के बीच में कभी नहीं बोलूंगा। अशोक अपने काम पर चला जाता है। सुधा भी अपने कामों में जुट जाती है। थोड़ी देर बाद रसोई में काम करते घड़ी में समय देखती है और बोलती है, अरे बाप रे, 9 बज गए। इतना समय हो गया, मुझे काम में पता ही नहीं चला। अभी माँ जी उठ गई होंगी, उनकी दवा का भी समय हो गया है। अभी माँ जी को चाय नाश्ता देकर आती हूँ, उनको दवाई भी खानी है। माँ जी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता ले आई, फिर दवा खा लीजिएगा। बेटा, समय पे तू सब कुछ कर देती है, और एक तू है जो अकेले घर संभालती है, और मैं हूँ कि पलंग पे पड़ गई हूँ। बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू सारा दिन लगी रहती है। अशोक भी अपने काम में लगा हुआ है, और एक ही नास पिटा कामचोर सुशील है जो कोई काम नहीं करता। अरे माँ जी, आप चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान रखिए। और रही बात घर की, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ। इस घर का आप सबका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। सुधा मधु को चाय देकर सुशील को उठाने उसके कमरे में जाती है। सुधा अपने देवर सुशील को सोता देखकर बोलती है, सुशील, मुन्ना उठ जा, इतना समय हो गया, आजकल बहुत आलसी हो गया है। गुड मॉर्निंग भाभी। बच्चे, अब सुबह नहीं, आधा दिन निकल गया, बस तेरा यही काम रह गया है। सारा दिन फोन चलाना, आवारा की तरह इधर उधर घूमना और फिर सुबह देर तक सोना। मेरी प्यारी भाभी माँ, एक आप ही तो जो मुझे बच्चा समझती हो, प्यार करती हो, वरना भैया और माँ मुझे आवारा कहते हैं, गालियाँ देते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं मेरे बारे में। सुशील, वो तुझे अपना समझकर तुझे कुछ बोलते हैं। चल अब जल्दी से उठ जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। सुधा सुशील का नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। सुशील फोन में लग जाता है। सुधा अपने देवर के लिए नाश्ता बना ही रही होती है। तभी सुधा को अपनी सास मधु के कमरे से ग्लास गिरने की आवाज आती है। सुधा आवाज सुनकर मधु के कमरे में जाती है। सुधा देखती है कि उसकी सास बेहोश पड़ी हुई है। अरे माँ जी को क्या हो गया? हे भगवान, माँ जी तो बेहोश हो गई, कुछ करना पड़ेगा। सुशील को बुलाती हूँ। सुशील, जल्दी से माँ जी के कमरे में आ, माँ जी को ये क्या हो गया? सुधा मधु को बेहोश देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी सुशील को आवाज लगाती है, पर सुशील अपनी माँ को बेहोश देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर सुशील बोलता है, अरे भाभी माँ को कुछ नहीं हुआ है, या तो सो रही होंगी या ड्रामा कर रही होंगी। सुशील, बहुत कर ली बकवास, तुझे माँ जी का ये ड्रामा लग रहा है? थोड़ी सी शर्म कर। जा जा, जल्दी से ऑटो लेकर आ जा, माँ जी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। भाभी मैं नहीं जा रहा कहीं, आपको जाना है तो आप जाओ। हे भगवान, सुशील भी चला गया अपने कमरे में, अशोक जी भी काम पर गए हैं। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा बोलकर सुशील अपने कमरे में चला जाता है। सुधा कैसे भी करके अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है। मधु के होश आते ही सुधा अपने पति अशोक को फोन करके सब बताती है। तभी अशोक हॉस्पिटल पहुंचता है और बोलता है, सुधा, तुम माँ को अकेले अस्पताल कैसे लाई? और वो कामचोर कहाँ है? अशोक जी, उसके अंदर बचपना है, धीरे धीरे समझ जाएगा। सुधा सुधा सुधा, क्या करूँ मैं तुम्हारा? तुमने उसे बच्चा बच्चा बोलकर बिगाड़ के रख दिया है। एक तो महाराज की तरह पूरा दिन घर में पड़ा रहता है और फोन चलाता रहता है, ऊपर से तुम उसके हाथ में खाना पीना देती हो। अशोक सुधा को हॉस्पिटल में अकेला देखकर सुधा को सुनाता है। तभी डॉक्टर सुधा और अशोक के पास आता है।
सुधा जी आप अपनी सास को समय पे ले आई, तभी इनकी जान बची है, वरना शायद बच नहीं पाती। अब ये बिल्कुल ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकती हो। सुधा और अशोक मधु को लेकर घर आ जाते हैं। सुधा और अशोक रोज की तरह अपने अपने काम पर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद मधु की मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे चिंता के कारण अशोक की भी तबीयत खराब रहने लगती है। सुधा, माँ के जाने के बाद पूरा घर तुमने ही संभाला है। शायद मैं भी चला जाऊं अब। उस काम चोर का तो मुझे कुछ पता नहीं। अगर उसमें शर्म होती तो आज घर की जिम्मेदारी उठा लेता। अशोक जी, आप ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? आपकी हल्की सी तबीयत ही तो खराब हुई है, वो ठीक हो जाएगी। आप इतनी चिंता मत कीजिए। अशोक जी, आप आराम कीजिए, किसी चीज की चिंता मत करिए। सुधा ऐसा बोलकर रसोई में जाके काम करने लग जाती है। कुछ दिन बाद सुधा के पति अशोक की भी मृत्यु हो जाती है। सुधा अपने कमरे में अशोक की फोटो को देखकर रो रही थी, पर सुशील को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहले माँ जी इस घर को छोड़कर चली गई, अब अशोक जी मुझे और अपने छोटे भाई सुशील को छोड़कर चले गए। अब मुझे इस घर को अच्छे से संभालना होगा। अशोक के जाने के बाद सुधा बिल्कुल अकेली रह जाती है, फिर भी वो हार नहीं मानती। सुधा सुशील और घर का अच्छे से ध्यान रखती है। एक दिन जब सुधा रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि धीरे धीरे घर में सारा राशन खत्म हो गया था। अरे, अब तो घर में राशन खत्म हो रहा है। सुशील को अब घर की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। सुशील, अब अशोक जी के जाने के बाद तुझे ही इस घर की जिम्मेदारी लेनी होगी। धीरे धीरे घर का राशन खत्म हो रहा है और अब एक तू ही है जिसको अब बाहर के सारे काम करने हैं। ओ भाभी प्लीज यार, मुझसे नहीं होती है मेहनत वहनत। भाभी आपको तो पता है ना, मुझसे मेहनत नहीं हो पाती है। पहले माँ और भैया कहते थे कि काम कर, जो कि मुझसे नहीं होता था, और अब आप पीछे लगी हो कि काम कर। सुशील, अब तू बड़ा हो गया है। अशोक जी के जाने के बाद एक तू ही मेरा सहारा है। मैं नहीं करूँगा कुछ भी, और मैं कर भी नहीं सकता। बाहर जाके मेहनत कौन करेगा? आपको जो करना है वो करो। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुधा बाहर जाकर मेहनत करके अपने घर को चलाती है। धीरे धीरे अपने घर का राशन भरती है। सुधा जब अपनी सैलरी चेक करती है तभी सुशील सुधा के हाथ में पैसे देखकर उसके पास आता है और मासूम सी शक्ल बनाकर बोलता है, मेरी प्यारी भाभी माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। आप मुझे 1000 दे सकती हो? बेटा, आज इतने पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? इतने पैसों का क्या करेगा तू? क्या लाना है बता मुझे। अगर मैंने भाभी को सच बता दिया तब तो मुझे पैसे देने से रही। एक काम करता हूँ, कुछ तिगड़म लगाता हूँ। भाभी, वो क्या है ना, मेरे पेपर आने वाले हैं, तो मुझे बुक्स लेनी थी ताकि मैं पढ़ सकूं, कुछ बन सकूं, और कुछ बनने के बाद कमा सकूं। लेकिन आप चाहती हो कि मैं किताब ना लूं, ना पढूं, तो कोई बात नहीं भाभी, रहने देते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। फेल हो गया तो कुछ बन नहीं पाऊंगा जिंदगी में, ना कभी मेहनत कर पाऊंगा। कोई नहीं भाभी, रहने देते हैं। ठीक है, मेहनत करना और अच्छे से पढ़ाई करना। सुशील सुधा से झूठ बोलकर पैसे ले जाता है, पर सुधा को सुशील की बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी सुधा सुशील का पीछा करती है और देखती है कि सुशील बुक्स नहीं बल्कि पार्टी के लिए पैसे ले जाता है। सुधा सुशील को वहीं पकड़कर जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सही बोलते थे अशोक जी, आज तुझे लाड़ प्यार पर रखने की वजह से मुझे ये दिन देखने को मिल रहा है। भाभी, वो बस, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। मैं अभी अपने घर जा रही हूँ और कभी इस घर में नहीं आऊंगी। रहना तू अकेले इस घर में। नहीं भाभी, मुझे माफ कर दो भाभी, गलती हो गई मुझसे। मैं बाहर जाके काम करूंगा भाभी, लेकिन आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ भाभी। भैया माँ तो पहले ही जा चुके हैं, अगर आप चली गई तो मेरा क्या होगा भाभी? मैं कैसे जीऊंगा? नहीं भाभी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं मेहनत करूंगा भाभी, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। लेकिन भाभी, आप हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, वरना मैं मर जाऊंगा भाभी। सुशील अब सुधा से अपनी गलती की माफी मांग लेता है और बाहर काम करके अच्छे से पैसे कमा के अपनी भाभी को देता है, जिससे सुधा घर को संभालती है। निर्मला की एक बड़ी बहू शिविना शहर की मॉडर्न लड़की थी। उसने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था। एक रोज जब वो वैक्यूम क्लीनर से हॉल में सफाई कर रही थी, तभी उसकी आवाज से निर्मला अपनी कान बंद किए बाहर आती है
और उसके आते ही शिविना वैक्यूम क्लीनर को ऑफ कर देती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप तो सो रही थी ना? हाँ, सो रही थी, लेकिन तेरी इस मशीन की आवाज से जग गई। इसकी जगह झाड़ू का इस्तेमाल कर लिया कर बहू। मम्मी जी, मशीन पुरानी हो गई है ना, इसीलिए आवाज करने लगी है ज्यादा। मैं इसको एक बार दिखवा दूंगी। अच्छा, अब जग गई हूँ तो तुझसे बात करनी थी विनय की शादी के बारे में। वो तेरी माँ एक लड़की के बारे में बता रही थी ना। वो मेरी दूर की कजन है ना विरोना। मम्मी से बात करके मैं पता करूंगी। वैसे देवर जी के लिए विरोना एकदम बढ़िया रहेगी। दोनों बातें कर रही थी कि तभी विनय वहाँ आता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी, मैंने सुना आपने सुबह मेरे जाने के बाद हलवा बनाया। ये तो गलत बात है। लाइए मेरे हिस्से का हलवा। देवर जी, हलवा छोड़िए, अब तो आपकी शादी के लड्डू खाने के दिन आ गए हैं। मम्मी जी ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया है आपके लिए, तो आजाद पंछी को अब कैद होना पड़ेगा। शादी? माँ, आपने कुछ बताया क्यों नहीं मुझे? अरे, इसमें बताने जैसा क्या है? और वैसे भी अभी बात छिड़ी है, तू डर क्यों रहा है इतना? इससे पहले माँ की बात आगे बढ़े, मुझे अलबेली के बारे में इन्हें बताना ही होगा। क्या हुआ देवर जी, कौन सी गहरी सोच में डूब गए? कुछ नहीं माँ, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अकेले में? अरे, ऐसी भी क्या बात करनी है? और विनय अपनी माँ से बात करता है। ठीक 1 महीने बाद घर में निर्मला अपनी छोटी बहू अलबेली का स्वागत करती है, तो शिविना अलबेली को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मी जी, गांव की बहू लाकर मिल गई खुशी आपको। पता नहीं देवर जी को इस गांव की लड़की से प्यार कैसे हो गया। विरोना के साथ इनकी जोड़ी कितनी जचती। अरे जेठानी जी, काहे के लिए हमको इतना आते ही ताना दे रही हैं? आपके शहर में नई बहू का स्वागत ऐसे ही किया जाता है का? बड़ी बहू, अभी विनय की खुशी इससे शादी करने में थी, तो और वैसे भी इसको जिंदगी काटनी है। पसंद भी तो इसकी ही होनी चाहिए ना। अब गांव की ही सही, तेरी तरह ये भी मेरी बहू ही है। जय हो सासू माँ की। देखिए जेठानी जी, ऐसा विचार रखना चाहिए। अभी जल्दी से हमको अंदर बुलाइए। हाँ शिवीना, आरती करो अपनी देवरानी की। हाँ, कर रही हूँ। तभी शिविना अपने गांव से आई देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है। समय बीतता है। अब निर्मला की एक बहू शहर की थी तो दूसरी ग्रामीण इलाके में पली बड़ी। दोनों के रहन सहन और काम करने के तरीके में बहुत फर्क था और उनकी अक्सर नहीं बनती थी। एक रोज अलबेली हॉल में सोफे के नीचे से झाड़ू लगा रही थी, जहाँ से इतनी धूल निकलने पर वो कहती है, सासू माँ, ये सोफा के नीचे कौन जन्म से झाड़ू नहीं लगा है? देखिए तो कितना मिट्टी निकल रहा है। मैं क्या जानू बहू, बड़ी बहू अपनी वो सफाई वाली मशीन से सफाई करती है हरदम। मशीन से? अच्छा, फिर लगता है जेठानी जी का मशीन में कोनो डिफेक्टवा हुआ होगा। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी हर्बल टी। बल्टी? ई कौन सा चाय होता है? सासू माँ, इसको पीने से आप में ताकत, बल, ऐसा कोनो शक्ति आता है का? शक्ति का तो पता नहीं, लेकिन इसको पीकर उल्टी जरूर आती है। थोड़ी कड़वी होती है ना, इसलिए। लेकिन ये मम्मी जी की हेल्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अरे, ये सब पानी वाला चाय में कोनो स्वाद नहीं होता है। सासू माँ, तनिक ठहरिए, हम आपके लिए दूध वाला एकदम मस्त चाय लाते हैं। जेठानी जी, तनिक झाड़ू तो पकड़िए। अलबेली शिविना को झाड़ू पकड़ाकर किचन की तरफ निकल जाती है। कुछ देर में वो चाय बनाकर अपनी सास को देती है, जिसे निर्मला पीती है। तो शिविना झाड़ू पटक कर कहती है, मम्मी जी, आपको मीठी और दूध वाली चाय पीना मना है, भूल गई आप? पर ये तो मीठी ही नहीं है और दूध भी बहुत कम डाला है छोटी बहू ने। उसके बाद भी क्या मजेदार चाय बनाई है इसने। वही तो, ई है हमरे गांव का स्पेशल चाय। और जेठानी जी, हमको भी सासू माँ का सेहत का ख्याल है, बाकी उनके पसंद का भी तो ख्याल रखना बनता है ना। वाह बहू वाह, अब से तो मेरे लिए यही चाय बनाइयो। ये गांव वाली तो मुझ पर भारी होती जा रही है, पर मैं भी शहर की गोरी हूँ, अपना जलवा तो दिखा कर ही रहूंगी। अगली सुबह शिविना नाश्ते में सबके लिए मजेदार पोहे बनाती है। तभी अलबेली अपने बनाए हुए फ्राइड राइस लेकर टेबल पर रखती है, जिसकी खुशबू से सभी अपनी प्लेट में फ्राइड राइस ही परोस लेते हैं। तभी शेखर कहता है, आहा, नाश्ते में चावल खाने को मिल जाए तो क्या ही कहना। और मैंने चटपटे पोहे बनाए हैं, उसका क्या, ये भी तो खा के बताइए। भाभी, पोहे तो हम हर 4 दिन पर खाते हैं, लेकिन ये फ्राइड राइस बहुत मस्त बने हैं, इसीलिए इस टाइम नहीं छोड़ सकते। वाह वाह,
मतलब मेरे बनाए ताजे पोहे पसंद नहीं है, लेकिन इस गांव वाली ने रात के बचे हुए चावल में तड़का मारकर परोस दिया, उसमें बड़ा स्वाद आ रहा है आप सभी को। अरे बासी खाना गरम करके खाना हेल्दी नहीं हो जाता। जेठानी जी काहे इतना बरस रही है? ये चावल भी तो रात में आप ही बनाई थी ना। अगर आप रात में हिसाब से बनाई होती तो ये बचता ही नहीं और हम इसमें तड़का लगाते ही नहीं। और क्या बहू, कम से कम इसने खाना बर्बाद तो नहीं होने दिया ना। अरे जेठानी जी दिल छोटा ना कीजिए। अभी नाश्ते में ये लोग गांव का छोका हुआ चावल खा रहे हैं, तो इस शहर का बना पोहा आप इन सबन के लंच में पैक कर दीजिएगा। वाह अलबेली, गांव की हो पर दिमाग से ही चलाती हो। सही नहीं, कुछ ज्यादा ही चलाती है। खाइए आप सब ये बासी चावल। हाँ। इतना कहकर शिविना पोहे उठाकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक रोज अलबेली अपनी सास से कहती है, सासू माँ हमको गांव में थोड़ा पैसा भिजवाना है घर पर। इनको फोनवा करके कहिए ना कि हमारे गांव का जो आदमी है उसके घर जाकर उनको पैसा दे दे, वो गांव पहुंचा देगा। अरे बहू, पैसा पहुंचाने के लिए किसी को हाथ में पैसे देने की क्या जरूरत है? जिसको पैसे की जरूरत है सीधा उसको पहुंचा दे। पर कैसे सासू माँ, वो तो ग्रामीण इलाका ना पड़ जाता है। हम या कोई और वहाँ कैसे जाएंगे? बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? अरे इसको किसी को पैसे भेजने हैं। तू तो जानती है ना पैसे फोन से कैसे भेजते हैं, बता दे जरा इसे। अच्छा, तो आपकी इस गांव वाली बहू को शहर वाली बहू की मदद की जरूरत पड़ गई। ए जेठानी जी, अब मदद तो अपनों से ही न मांगी जाती है। हाँ हाँ ठीक है, जिसे पैसे भेजने हैं उसका अकाउंट मतलब बैंक का खाता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तभी अलबेली सबसे पूछते हुए शिविना के फोन से ही अपने गांव में पैसे ट्रांसफर कर देती है। कुछ देर में अलबेली के पास गांव से कॉल भी आता है, तो अलबेली कॉल कट करते हुए कहती है, हाय दैया, अभी पैसा भेजे और उनको मिल भी गया। जेठानी जी आपको ये काम कैसे आता है? भले ही मैं मशीन से सफाई करती हूँ, तुम्हारी तरह बासी खाने को स्वादिष्ट नहीं बनाती, लेकिन शहर में पली बड़ी हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, इतना नहीं जानूंगी क्या? हाँ तो हमको भी तनिक सिखा दीजिए ना ये सब। देख बहू, जो चीज तुझे आती है ये उसको सीखने की इच्छा रखती है, लेकिन जो बढ़िया काम इसे आते हैं उसे देखकर तुझे जलन होती है। तभी घर में ग्रामीण और शहरी बहू वाले किस्से चालू हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से सीखो सिखाओ ना, जलो ना जलाओ, समझी? ठीक है मम्मी जी, अब से मैं अलबेली को ना तो ताने दूंगी और ना ही उसके काम को देखकर जला करूंगी। ये हुई ना बात। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती है और उसके बाद से खुशी खुशी परिवार के साथ साथ में रहती है। राखी बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर बाजार जा रही होती है। तभी उसकी दादी शीला राखी को टोकते हुए बोलती है, ये कपड़े पहन कहाँ जात है जिसमें शरीर तो ढक नहीं रहा है, बल्कि ऐसा लगत है कि अपने शरीर की नुमाइश करने जात है। अभी क्या भी जा और कपड़े बदल कर आ। अम्मा जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ आपको, इसलिए आप अपना मुंह बंद रखो। अगर आपको इज्जत चाहिए तो तमीज में रहो, वरना दिक्कत हो सकती है आपको। तू अगर आज के जमाने की लड़की है ना, तो हमारा भी नाम शीला है, शीला। अरे लोगन के कपड़े उतारना और लोगन को कपड़े पहनाना ये हमसे ज्यादा अच्छे से कौन नहीं कर सकत। अम्मा जी, आप मेरी दादी हो और इसी बात का लिहाज कर रही हूँ मैं। हटो रास्ते से, मुझे जाना है। राखी अपनी दादी को साइड हटाकर बाजार जा ही रही थी कि तभी शीला राखी के बाल पकड़कर उसे अंदर की ओर खींचती है और उसके बालों में बहुत ज्यादा सरसों का तेल भर देती है। ये देखकर राखी गुस्से में अपनी दादी पर चिल्लाती हुई कहती है, अम्मा जी ये क्या किया? मैंने इतनी मेहनत से हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाकर कर्ल किए थे और आपने ये सड़ा सा बदबूदार तेल मेरे सर में भर दिया। जिसे तू सड़ा सा तेल बोलत है ना, भूल मत उसी तेल से हमार घर में खाना बनत है, तो जरा सोच समझ कर बोल कि खाने को खराब बोलत है या तेल को। बहुत हो गया अम्मा जी आपका। अरे आप ओल्ड लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, खुद का ब्लाउज देखा नहीं जाता कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन लड़कियों के क्रॉप टॉप पर पूरी नजर रखते हैं। हाँ नजर रखत है तो क्या, तू बोले तो ये कला हम तुमको भी सिखाऊं। अरे लड़कियों की इज्जत तो उनका गहना होता है, लेकिन आजकल के बच्चे वो क्या कहते हैं, क्लब जाने के लिए अपने गहनों को 2 पैसों में भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। अरे तेरे पापा इसलिए कमा रहे हैं कि तू ये सब करे यहाँ। अम्मा जी आपको नहीं पता तो सुन लीजिए, पापा हमारे लिए कमा रहे हैं ताकि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा कर सके।
और इतना भी कुछ बड़ा तो नहीं कर रहे ना पापा हमारे लिए। सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। सड़क पर बैठा बच्चा भी भूखा नहीं सोता क्योंकि उसके माँ बाप भीख मांगते हैं। तो अपने माँ बाप की तुलना भिखारी से करत है। अरे शर्म कर लड़की, शर्म कर। जिस क्लब में जाने के लिए तू हमसे इतनी ज्यादा बहस करत है ना, उस क्लब में जाने लायक तेरे पापा ने ही तुझे बनाया है। आई नो अम्मा जी, काश मैं भी पापा को आपके बारे में ऐसे ही कुछ बोल पाती, लेकिन आपने और दादाजी ने पापा के लिए कुछ किया ही नहीं। पापा आज अपने दम पर यहाँ है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक हम तुझे अभी बताते हैं। शीला इतना बोलकर राखी को अंदर कमरे में बंद कर देती है और बाहर कहीं जाने नहीं देती। राखी चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं मिलता और शीला अपनी कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम को अनुपमा अपने ससुर सुखीलाल के साथ पार्क में टहलने के लिए गई होती है। सुखीलाल अनुपमा से कहता है, बहुरिया, घर के तालाब से दूर आकर इस शांति और शुद्ध हवा में कितना अच्छा लागत है। हाँ ससुर जी, सच में हरी हरी घासों में नंगे पैर चलने का अपना ही मजा होता है। तभी तो बहुरिया, मैं तो कहता हूँ कि तुझे भी हमारे साथ रोज शाम को पार्क आना चाहिए। अरे पूरा दिन तो तू घर में अपना सास और बच्चों की चिक में फंसी रहता है, थोड़ा खुद को भी समय दिया कर। अनुपमा और सुखीलाल पार्क में ऐसे ही बातें करते हुए टहल रहे थे। तभी अनुपमा की नजर नलिन के दोस्त अजय पर जाती है, जो ऋचा का दुपट्टा खींचता है और ऋचा अजय से कहती है, अजय, तुम तो मेरे दोस्त हो, तो तुम यहाँ पार्क में मुझे अकेला देखकर मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो मेरे पापा क्या कर सकते हैं तुम्हारे साथ। अभी भी समझ जाओ, अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अरे तेरे बाप को जब तक पता चलेगा तब तक तो उसके पास रोने के सिवा कुछ बचेगा ही नहीं। और रही बात तेरी, बहुत घमंड है ना तुझे। तुझे पता नहीं औरतों का इतना करना ठीक नहीं होता है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा गंदे निकलोगे। अरे मैंने तुम्हें हमेशा ही अपना इतना अच्छा दोस्त समझा और तुम मेरे साथ इतनी गिरी हुई हरकत कर रहे हो। अभी तो कुछ किया भी नहीं है मैंने। तुम रुको, पहले जब करूँगा ना तब कुछ बोलना। तुम अपने आप को ज्यादा हीरो मत समझो, क्योंकि मैं आज की लड़की हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ आवाज लगाकर सबको बुला लूंगी। इस पार्क में बहुत ही कम लोग आते हैं और जितना बड़ा पार्क है ना, बचे कुछ लोग तक तुम्हारी आवाज भी नहीं जा सकती है। तुम्हारे हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। अजय ऋचा को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये सब होते देखकर सुखीलाल अनुपमा से कहता है, बहुरिया, ये लड़की और लड़का तो नलिन बिटवा के दोस्त है ना, फिर ये लड़का बेचारी बच्ची के साथ ऐसे बदतमीजी करत है। जरा चल तो देखे हम क्या करते हैं ये दोनों। ससुर जी आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रुकिए, इन्हें तो हम देखते हैं। इतना बोलकर अनुपमा ऋचा के पास जाती है। अजय ऋचा के साथ बदतमीजी कर रहा था। अनुपमा अजय को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और नीचे गिरा हुआ ऋचा का दुपट्टा अनुपमा उठाती है और ऋचा को पकड़ाती है। अनुपमा अजय को थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जा रही थी और वो कहती है, अरे तुम जैसे लोग समाज में रहने लायक ही नहीं हो। जो इंसान औरत की इज्जत करना नहीं जानते उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन तुम जैसे लोग भूल जाते हो कि औरत बस शांत नहीं रहना जानती, बल्कि काली माँ का रूप भी लेना जानत है। अनुपमा आंटी, आप यहाँ आप गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जब तोहरी चोरी पकड़ी गई तो तेरा गुनाह सबके सामने आ गया, तो हम गलत समझ रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर, यहाँ ऐसी घिनौनी हरकत करत है तो अपनी माँ बहन को का शक्ल दिखाएगा घर में जाकर। अनुपमा बिना कुछ सोचे अजय को मारे ही जा रही थी कि तभी ऋचा अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है और अनुपमा को धक्का देती हुई ऋचा बोलती है, आंटी ये क्या कर रही हो? अरे आप जैसी थर्ड क्लास औरतों की यही दिक्कत होती है, जिन्हें कुछ पता नहीं होता लेकिन महान बनने आ जाती हैं। आपको शर्म है या नहीं? बिटिया ई का बोलत हो, हम तो तेरी ही मदद कर रहे थे। ये दुष्ट तेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तो हम इसको सबक सिखा रही थी। तुझे डरने की कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, आप जैसे लोग होंगे तो हमें क्या ही जरूरत है डरने की। अरे आंटी, अजय मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, वो तो बस हम प्रैंक कर रहे थे। अजय मेरे साथ छेड़छाड़ करता और फिर मैं पुलिस के कपड़ों में सामने आ जाती। अजय का प्रैंक उस पर ही उल्टा पड़ जाता। माफ करना बिटिया, हमको नहीं पता था कि तुम लोग ये सब कर रहे हो। हमको तो लगा कि तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए हम बिना कुछ सोचे समझे यहाँ आ गए। आंटी अब मेरी बात कान खोलकर सुनो। आपको ना खुद पर ध्यान देना चाहिए, ना कि समाज पर। अरे समाज आप जैसे लोगों की वजह से ही पीछे है। लड़की के साथ कुछ हो रहा है तो देखते रहो ना,
लड़की की लड़ाई वो खुद लड़ लेगी। आप हो कौन बीच में बोलने वाली? और वैसे आप जैसी औरतें जो झंडा लेकर घूमती हैं ना, हमें लड़कियों की रक्षा करनी है, वही औरतें सबसे ज्यादा लड़कियों को दबाती हैं। अजय और ऋचा दोनों अनुपमा को सुनाए जा रहे थे कि तभी पीछे से विक्की कैमरा लेकर आता है और बोलता है, भाई ये वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, लोग देखेंगे ना तो पागल हो जाएंगे कि एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। का मतलब बिटवा, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होता है? अरे आंटी बात बहुत ही सिंपल है। अबे आपकी जैसी औरत चाहिए जो भाषण दे सके, और देखो आपने भाषण दिया। अब हम इस वीडियो को अपनी तरह मॉडिफाई करके आपका कैरेक्टर ऐसा बना देंगे कि आप जैसी औरतें ही लड़कियों को नीचा दिखाती हो। ओ सॉरी अजय विक्की, तुम दोनों को ये लग रहा होगा कि मैंने ये वीडियो बनाई है और इसमें गलती से अनुपमा आंटी आई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आई नहीं है बल्कि मैं लेकर आई हूँ। बहुत महान बनने का शौक था ना अनुपमा आंटी आपको? अब देखना, इतनी ऊपर पहुँचा दूंगी ना आपको कि ना आसमान मिलेगा और पैरों के नीचे से जमीन भी खींच लूंगी मैं। अनुपमा की तीनों मिलकर बहुत ही खिल्ली उड़ाते हैं। अनुपमा को खुद ही बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो मुंह लटकाकर वहाँ से चली जाती है। अनुपमा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये सब ऋचा की ही एक साजिश का हिस्सा है, जिसे ऋचा ने बखूबी पूरा किया। कोकिला अपने बेटे की शादी वृंदावन की एक मीरा नाम की लड़की से करती जरूर है, लेकिन उसके निर्मल मन और कान्हा जी की भक्ति पर जब सवाल उठाती है तो क्या मीरा खुद को सही साबित कर पाती है या फिर अपनी सास की बनाई गई साजिशों में फंस कर रह जाती है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे मीरा अपनी सास के बनाए जाल का सामना करती है। कोकिला अपने बेटे की शादी वृंदावन की एक मीरा नाम की लड़की से करती है, जो कि स्वाभाविक सी बात है, कान्हा जी की भक्त तो जरूर होगी। ऐसे में मीरा कान्हा जी की भक्त है, तो शादी के बाद जब मीरा अपनी ससुराल आती है तो वह सुबह शाम हर वक्त राधे राधे का जाप करती। सुबह उठकर मीरा खाना बनाने से पहले कान्हा जी की पूजा करना नहीं भूलती और शाम के समय दिया बाती के समय भी कान्हा जी को भोग जरूर लगाया करती। एक रोज सुबह के समय मीरा अपनी सास को प्रसाद देते हुए कहती है, माँ जी राधे राधे, ये लो कान्हा जी का प्रसाद। बहू तो इतनी सुबह उठकर पूजा पाठ में लग जाती है क्या? तू अपने घर भी सुबह सुबह उठकर पूजा किया करती थी। माँ जी, मुझ में वृंदावन के होने का असर आपको दिख ही रहा होगा। मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो सुबह उठकर कान्हा जी को याद ना करता हो, और वृंदावन के लोग कान्हा जी को भूल जाएं। ये कैसे हो सकता है? ये तो तू ठीक कह रही है बहू, वृंदावन और कान्हा जी को याद ना किया जाए, बात में दम तो है। समय के साथ मीरा की शादी को करीब 1 महीना बीत जाता है और इन दिनों में कोकिला जान चुकी थी कि मीरा अपने कान्हा जी को जितना मानती है। एक रोज कोकिला के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है और वो कोकिला की बहू को देखकर कहती है, और बहू बता क्या हालचाल है, सब खैरियत तो है ना? राधे राधे आंटी जी, सब ठीक है। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? लगता है वृंदावन का असर है तेरे अंदर, क्योंकि जब भी मैं तुझसे मिलती हूँ तो तू राधे राधे करना बिल्कुल नहीं भूलती। अब वृंदावन की है तो इस पर कान्हा जी का असर तो होना ही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कोकिला, तेरी बहू कान्हा जी की भक्त है, हर वक्त घर का माहौल शांत बना रहेगा। कुछ देर में विमला वहाँ से चली जाती है। विमला के जाने के बाद कोकिला के मन में आता है, मेरी बहू बेटे की शादी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उसका शांत व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या वो सच में ऐसी है? आज मैं उसे कुछ सुनाऊंगी जरूर, फिर देखती हूँ कि ये कान्हा जी की भक्त क्या बोलती है। इसी सोच के साथ कोकिला किचन में जाती है और किसी भी बहाने से अपनी बहू मीरा को आवाज लगाकर कहती है, बहू आज किचन में इतने सारे बर्तन तूने धोए क्यों नहीं है? तुझसे कोई काम टाइम पर नहीं होता क्या? माँ जी वो अभी के बर्तन हैं, मैं धो देती हूँ, आप गुस्सा ना हो। मुझे आगे से कोई बहाना नहीं सुनना है, मुझे घर बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए। कोई भी आएगा तो कहेगा कि कोकिला की बहू कोई काम ही नहीं करती, और मैं कुछ सुनना नहीं चाहती किसी से भी। माँ जी मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आपको कोई भी सुनाने या सुनने का मौका नहीं दूंगी। ये मेरा घर है और यहाँ परिंदे भी पर मेरे कहे बिना नहीं मारते, तो ध्यान रख
आगे से कोई भी काम करना हो तो ध्यान से हो जाना चाहिए और टाइम पर भी। मीरा के बर्तन धोकर अपने कमरे में जाने के बाद कोकिला मन में सोचती है, मैंने अपनी बहू को इतना कुछ बोला, लेकिन मेरी बहू ने एक आवाज तक नहीं निकाली। आखिर ऐसा क्यों है? कहीं ये कान्हा जी की भक्ति और शांत होने का दिखावा तो नहीं कर रही, या ये सब सच है? ऐसा मैं 2-4 दिन और करूंगी, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी बहू कितनी शांत स्वभाव की है और कान्हा जी की भक्त सच में है या फिर ये इसका दिखावा है। अगले दिन ही कोकिला सुबह सुबह अपनी बहू मीरा को पूजा के बाद कहती है, आज घर का काम 9 बजे ही हो जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? जी माँ जी, जैसा आप कहें, मैं समय पर काम कर लूंगी। लेकिन कोई आने वाला है क्या? माँ ने तुमसे जितना कहा है ना उतना किया करो, ज्यादा सवाल करना भी सही नहीं है, समझी तुम? मीरा को सिर्फ कोकिला ही नहीं बल्कि गोपाल भी बात पर डांट दिया करता था, लेकिन मीरा किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती और इसी बात का पता लगाने के लिए तो कोकिला उसे परेशान भी करती। कोकिला का मानना था कि मीरा जो भी कर रही है वो सब ढोंग है, लेकिन सच्चाई तो सामने आने पर ही पता लगती कि क्या सच है और क्या झूठ। मीरा सारा काम करने के बाद नहाने जाती है, तभी कोकिला मीरा को आवाज लगाकर कहती है, बहू, आज तूने छत पर झाड़ू क्यों नहीं लगाई? जितना तू अपने कान्हा जी का ध्यान रखती है उतना इस घर का भी ध्यान रख लिया कर, तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा। माँ जी, मैं अभी नहा कर आई हूँ कान्हा जी को भोग लगाकर, बस छत पर झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद कुछ खा लूंगी। जाकर जल्दी छत साफ कर दे। विमला की बहू को देखती हूँ पूरा दिन काम में लगी रहती है, लेकिन एक तू है कि काम करके बस पूरा दिन कमरे में ही पड़ी मिलती है। माँ जी, आप बैठकर हॉल में टीवी देखें, तब तक मैं सारा काम कर देती हूँ। मीरा के इतना बोलते ही कोकिला फिर से सोच में पड़ जाती है। मैंने कल से लेकर आज तक इसे इतना कुछ कहा, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत बैठी हुई है। मुझे तो लगता है सच में कान्हा जी की भक्ति में लीन रहने वाली मेरी शांत स्वभाव की बहू है। मैंने ही इसे गलत समझ लिया। अब अगले दिन मीरा जैसे ही छत पर कपड़े डालने जाती है, वैसे ही विमला की बहू सीमा मीरा से कहती है, और मीरा, बहुत दिनों बाद देखा है तुझे, आजकल कहाँ रहती हो और इस समय तो कपड़े डालने आई है? थोड़े से कपड़े थे, आज काम में लेट हो गया है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरी सास तुझसे कुछ ज्यादा ही काम करवाती है। ऐसा मेरी सासू माँ भी कहती है कि मीरा की सास उससे बहुत ज्यादा काम करवाती है और मीरा करती भी है। ऐसा क्यों मीरा? घर का काम मिल बांट कर तो करना ही चाहिए ना। कुछ काम माँ जी कर देती हैं, कुछ काम मैं कर देती हूँ, तो भला इसमें बुराई ही क्या है? लेकिन तेरी सास तो है ही खड़ूस, तुझसे इतना काम करवाती है और तुझे सुनाती भी है। तू कुछ बोल ही दिया कर और हर वक्त हाँ जी मत किया कर। मीरा, मैं भी तो अपनी सास से काम करवाती हूँ ना। नहीं, मेरी माँ जी अच्छी हैं, वो मेरे भले के लिए ही मुझे बोलती हैं। अगर उन्होंने मुझे सुना ही दिया तो क्या हुआ? मेरी माँ भी तो मुझे मेरी गलती करने पर डांट दिया करती थी। तुझसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। लगी रह तू अपनी माँ जी के काम में हाँ जी करते हुए। सीमा की बातें कोकिला सुन रही थी और कोकिला ये सुनकर अपने मन में सोचती है, विमला की बहू तो विमला की तरह ही चुगलखोर निकली। मेरी बहू को भी भड़का रही थी, लेकिन मेरी बहू ने भी अच्छा जवाब दिया। सच में ये दिल की बहुत साफ है, लेकिन इस विमला की बहू को तो मैं देख लूंगी। आने दे कल विमला को, बताती हूँ मैं। अब जैसे ही मीरा कपड़े डालकर नीचे आती है, कोकिला अपनी बहू से कहती है, मीरा बहू, वाकई सच में तू दिल की बहुत साफ है। मुझे एक पल को लगा कि तू कान्हा कान्हा करती है, लेकिन तेरे मन में खोट है, या फिर तू ये सब ढोंग कर रही है। लेकिन ये तो सच्चाई है, पर तेरे अंदर इतना धैर्य क्यों है? कान्हा जी कहते हैं कि समय बहुत बलवान है और सबका समय आता है, इसलिए कई चीजें हमें समय पर छोड़ देनी चाहिए और कई जगह मौन रहना भी जरूरी होता है। हे प्रभु, आपने मेरे लाल गोपाल को मीरा जैसी बहू दी है। मैं तो इसे पाकर धन्य हो गई। वाकई इसके अंदर जो शांत मन है वो मैं कहीं भी ढूंढती तो शायद नहीं मिलता। वाकई मेरी बहू लाखों में एक है। माँ जी, अब तो आपको ऐसा नहीं लगता ना कि मैं जो करती हूँ वो ढोंग है? क्योंकि जब आपके मन में भगवान बस जाएं, तो आपका मन भी पवित्र हो जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरे मन के हर कण कण में कान्हा जी का वास है। राधे राधे बहू, सच में हर कण में मन में कान्हा जी का ही वास होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात और जाननी है कि तुझे विमला की बहू सीमा भड़का रही थी, तो उस समय तूने उसे कुछ क्यों नहीं बोला?
लेकिन माँ जी, मैंने अभी आपसे कहा कि कुछ चीजें हमें समय पर भी छोड़ देनी चाहिए और समय सबका आता है। इस तरह से कोकिला अपनी वृंदावन से लाई बहू पर जो ढोंगी होने का आरोप लगा रही थी, वो कोकिला खुद से साबित भी करती है कि उसकी बहू वाकई शांत स्वभाव की और निर्मल मन की है, क्योंकि मीरा के मन में तो कान्हा जी बसते हैं और वाकई मीरा भी किसी भी गलत बात का उल्टा जवाब नहीं देती थी, जो शांत मन के साथ कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और अपने काम से काम तक का ही मतलब रखा करती थी और बाकी समय वो कान्हा जी को समर्पित कर दिया करती थी।